हेलो जी, नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, जिससे आपके ये क्लास बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ चौथा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, जो इससे रिलेटेड ही है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड ही है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ज्यादातर इसके क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो इधर ध्यान देना थोड़ा आप। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं A प्लस बी गिव्स, इस एरो को बोलते हैं गिव्स C प्लस D। यहां ध्यान देना, इस अभिक्रिया में इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाईं ओर, ये A और B क्या कहलाएंगे, आपको याद रखना है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जिसे आप बोलते हैं अभिकारक, क्या कहलाएंगे, अभिकारक, या एक और नाम याद रखना है क्रियाकारक। क्रियाकारक जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक। और इस एरो से राइट हैंड साइड में ये C तथा D ये कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं क्रियाफल। क्रियाफल। यहां ध्यान देना, अगर आपको किसी भी अभिक्रिया में यहां A, B, C, D की जगह कुछ परमाणु, अणु या यौगिक आएंगे, अगर किसी भी अभिक्रिया में ऐसा चिन्ह दे रखा हो, जैसे इस D के पास तीर ऊपर की ओर है, तो यहां आपको समझना होगा यहां मुक्त होना किसी भी गैस का, किसका, गैस का मुक्त होना। और अगर तीर नीचे की ओर हो, ध्यान देना, अगर तीर नीचे की ओर हो, तो उसे कहेंगे अवक्षेप बनना। क्या बनना, अवक्षेप बनना। अगर मैं बात करूं, रेलवे डी ग्रुप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में दोनों तरफ, यानी बाईं ओर तथा दाईं ओर, किसकी संख्या को संतुलित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात परमाणुओं की संख्या को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो एक नोट बना के याद करना आपको, अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं, ये इंपॉर्टेंट है, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। किन की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो एक बार फिर बता देता हूं, जो बाईं ओर आते हैं उन्हें हम कहेंगे अभिकारक, और जो दाईं ओर आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पाद। और जब तीर नीचे की ओर दे रखी हो, तो वहां पे किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यानी ये तीर नीचे की ओर देख के भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। और अगर तीर ऊपर की ओर दे और पूछे ये क्या है, तो यहाँ पर किसी ना किसी गैस का क्या हो रहा है, गैस को मुक्त हो रही है। और इस पूरी अभिक्रिया में किन की संख्या, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि किन की संख्या समान होती है। हमेशा याद रखना, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। और अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया को संतुलित करना। तो एक अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड में होते हैं उत्पाद, और बीच में इस तीर के ऊपर क्या होते हैं, उत्प्रेरक, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दे, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये अभिक्रिया देखिए, आपको पूछे क्या यह संतुलित है, ये अभिक्रिया गलत है या सही है, संतुलित है या असंतुलित। तो आप पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे है 2, और यहाँ पे चेक करो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2।
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप संतुलित करते समय, ऐसे नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन 2 कम पड़ रहे हैं आप यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे तो पूरा यौगिक की क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमेशा जो भी चेंज करने वो आगे लिखे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1। यानी यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितना है 1। यहाँ कितना कम बढ़ रहा है, 1 कम बढ़ रहा है। 1 को कितने से गुणा करूँ, 2 से गुणा करूँ। कितने से, 2 से। यानी यहाँ ऐसे डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, यहाँ 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। यानी यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने से गुणा करूँ 2 से गुणा, कितने से 2 से। तो यह एक संतुलित अभिक्रिया, क्या है, संतुलित अभिक्रिया। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देके पूछेंगे निम्न में से कौन सी संतुलित है और कौन सी असंतुलित है। तो हमने एक उदाहरण पढ़ा, आगे का उदाहरण और लेता हूं मैं। जैसे CaOH होल ट्वाइस CaO प्लस CO2, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। तो ध्यान देना इधर, यहाँ पे क्या है कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम है 1। यहाँ इस होल ट्वाइस का मतलब है अंदर वाली संख्या 2 से गुणा, तो ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू 2 2, H 1 इंटू 2 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ कैल्शियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ कार्बन कितना है, सॉरी यहाँ बाहर निकलेगा H2O। यानी यहाँ पे H कितना है 2 और O कितना हो जाएगा 1 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ चेक करना कैल्शियम की संख्या 1 और इधर भी क्या है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इधर भी क्या है 2 और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2। यानी यह एक प्रकार की संतुलित अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे ये काफी बार पूछा गया N2 प्लस H2O NH3, क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो आपका ध्यान देना इधर, आप इधर ध्यान देना, N यहाँ पे N कितना है 2 और यहाँ पे H कितना है 2 और राइट हैंड साइड में चेक करो N कितना है 1 और H कितना है 3। थोड़ा इधर ध्यान देना, यहाँ पे अगर N 2 है, यहाँ कितने से गुणा करूँ कि N 2 हो जाए, यहाँ भी कितने से गुणा करूँ 2 से। यानी यहाँ पे N 2 है और यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 थे, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने 2, कितने से गुणा करूँ, आगे कितना लगा दूँ 3 लगा दूँ। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया, क्या हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया, एक प्रकार की क्या हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया। यानी इधर भी N2 है और इधर भी N2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 6 और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है। आगे का उदाहरण देखना, जैसे आपको साधारण से उदाहरण दे रहा हूं, C+O2 CO2, ये चेक करके बताना है आपको, और S+O2 और यहाँ है SO3, ये चेक करके बताना है। तो यहाँ पे इधर ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन है यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, और राइट हैंड साइड में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। यानी यह अभिक्रिया क्या है, ऑलरेडी क्या है संतुलित, यानी ये अभिक्रिया क्या है संतुलित। और इस अभिक्रिया में चेक करना, यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो SO3 बन गया, क्या बन गया SO3। यानी यहाँ पे S कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यानी यहाँ पे O कितना है 3, लेकिन यहाँ पे कितना है 2। यानी मैं यहाँ अगर 2 से गुणा करूँ, ध्यान देना, तो यहाँ S कितने हो गए 2, और अगर यहाँ 2 से गुणा करूँ वापस तो यहाँ भी S कितने हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 3 इंटू 2 कितने हो गए 6। यानी यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा, कितने से गुणा 3 से गुणा। यानी ऑक्सीजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 6, सल्फर कितना 2, यानी सल्फर कितना है 2। एक अभिक्रिया और है, जैसे CaOH होल ट्वाइस CaO प्लस H2O, ये आप चेक करके बताओ
क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 बार 2 का गुणा मतलब ऑक्सीजन 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 मतलब हाइड्रोजन 2, ये भी एक प्रकार की क्या है? संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया यानी हमने सामान्य अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा और अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को एक अन्य नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, या डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, केवल एकल उत्पाद प्राप्त होगा। पहले तो ये याद रखना, एकल उत्पाद का निर्माण क्या प्राप्त होगा? केवल एकल उत्पाद। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। जैसे ये है A प्लस B, यहां बनेगा C, यानी दो अभिकारक है, इससे अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं। जब ये जुड़कर केवल एकल उत्पाद बनेंगे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें केवल और केवल क्या बनेगा? एकल उत्पाद बनेगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, और N2 प्लस 3H2O, N2 प्लस 3H2O, इसे कहेंगे 2NH3। ये भी एक प्रकार की क्या है? योगात्मक अभिक्रिया, यानी इसमें दो अभिकारक जुड़कर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। जैसे आपको पूछ ले C प्लस O2, CO2, ये भी एक प्रकार की क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। और आपको पूछ ले Mg प्लस O2, यहां ले लूं या 2 से गुणा कर दूं, या बन जाएगा 2MgO। और चौथी अभिक्रिया आपको अलग दे दे और पूछ ले निम्न में से कौन सी योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, तो ये 3 योगात्मक है। कैसे पता चल रहा है आपको? रटना नहीं है, केवल एकल उत्पाद। राइट हैंड साइड में केवल क्या मिलेगा आपको? एकल उत्पाद मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में दो अभिकारक और उससे अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपघटनीय अभिक्रिया, अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, या इसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया, या अंग्रेजी में डिफ्यूजन रिएक्शन। यानी अपघटन का मतलब टूटना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होता है? टूटता है, उसे हम क्या कहेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया। तो जैसे आपके पास है A और ये टूट के B व C में कन्वर्ट हो गया। किसमें? B व C में कन्वर्ट हो गया। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया आपको कहीं दिखे तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? अपघटनीय अभिक्रिया। यानी A है जो B तथा C में टूट गया, यानी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया, तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे CaCO3 है, ये टूट गया CaO प्लस CO2। तो यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये CaCO3 का फॉर्मूला ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, एक तो इसे कहते हैं संगमरमर, संगमरमर, और रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे कहते हैं खड़िया। पूछा गया किसी ने डी ग्रुप में, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं? इसे खड़िया कहते हैं। और चूना पत्र भी इसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। और ये आपके पास क्या प्राप्त हो? CaO
इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नाम जरूरी है, केमिस्ट्री में नाम ही पूछे जाते हैं ज़्यादा, कैल्शियम ऑक्साइड। और अन्य नाम इसका बिना बुझा चूना, साधारण नाम बिना बुझा चूना, व्यापारिक नाम ये भी पूछा गया है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र। और चूने का पानी दूध या क्यों होता है? क्योंकि उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? CO2 गैस के कारण। कौन सी गैस के कारण? CO2 गैस के कारण। तो अपघटनीय अभिक्रिया, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अपघटन का मतलब टूटना। अब हम पढ़ेंगे अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? ऊष्मीय या तापीय। ऊष्मीय या तापीय। तो ध्यान देना, जैसे आपको एग्जाम में एक अभिक्रिया दे दे CaCO3 और यहाँ पे किसी डेल या ये तो ये डेल का चिन्ह दे दे, या आपको दे दे 573 केल्विन, कुछ भी आपको ताप दे सकता है, और ये टूटेंगे CaO प्लस CO2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऊष्मीय या तापीय, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको ऊष्मा या ताप द्वारा अभिकारक टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वह अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया का पहला प्रकार ऊष्मीय या तापीय अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, विद्युत धारा या विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटीय, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, इधर ध्यान देना, कि जिसमें गलित या द्रव्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो जैसे आपका ये बेस्ट एग्जांपल है NaCl, एक्वा फॉर्म में है। अगर यहाँ लिखा हुआ आएगा 10 एम्पियर धारा, कुछ भी आएगा, या 10 वोल्ट लिखा हुआ आ जाएगा, या यहाँ लिखा हुआ आएगा स्पष्ट रूप से विद्युत धारा, तो ये किस में Na प्लस Cl माइनस। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार होता है ऊष्मीय। तीसरा प्रकार होता है ऊष्मीय अपघट्य अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को ऊष्मा दी जाती है, जिससे वे किसमें टूट जाते हैं? उत्पाद में टूट जाते हैं। तो सॉरी, ऊष्मीय की जगह यहाँ प्रकाशीय होगा, प्रकाशीय। तो प्रकाशीय HBr इनका उदाहरण है, 2HBr है, 2HCl है। तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे ये A है, कन्वर्ट हो रहा है B तथा C में, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा HNu, या यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रकाश। तो इस प्रकार हमने अपघटनीय अभिक्रियाओं के 3 प्रकार, ऊष्मीय या तापीय, विद्युत धारा अपघटनीय, प्रकाशीय अपघटनीय। तो आपको केवल अपघटनीय में इतना याद रखना, अभिकारक टूटकर उत्पाद में बनते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। जब ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो टूटते हैं, प्रकाश द्वारा, और एक प्रकार विद्युत द्वारा। तो इस प्रकार हमने विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ ली। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा सेफी। ऊष्मा सेफी अभिक्रिया यानी ऊष्मा का उत्सर्जन। तो आपको परिभाषा से लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट याद रखना, ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन, या लिख सकते हो ऊष्मा का उत्सर्जन। अब ध्यान देना, पूछा गया क्वेश्चन है कि जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो परिवेश यानी वायुमंडल में ऊष्मा की क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी ऊष्मा की वृद्धि यानी ताप की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, ताप की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ताप की वृद्धि। और इस प्रकार की अभिक्रिया में परिवेश में ताप की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से ध्यान देना, इस प्रकार की अभिक्रिया जैसे A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D, तो यहाँ प्लस ऊष्मा आएगा। क्या आएगा? प्लस ऊष्मा। अगर कोई भी अभिक्रिया लिखी हुई आपको मिले और लास्ट में प्लस ऊष्मा यानी कैलोरी, किलो कैलोरी उनमें मान मिले उसका, तो A प्लस B गिव जस्ट C प्लस D प्लस ऊष्मा। तो प्लस ऊष्मा लिखा हुआ मिले किसकी साइड? क्रिया उत्पाद की तरह। किसकी तरह? उत्पाद की साइड में अगर ऊष्मा लिखी हुई मिले प्लस में, वो भी किसमें? प्लस में, तो वो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? एक तो ये पहचानने का तरीका। दूसरा ये है कि A प्लस B है हमारे पास, कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D में, ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी अगर यहाँ ऊष्मा माइनस में मिले आपको, यहाँ अगर ऊष्मा किस में मिले? माइनस में मिले, तो वह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? ऊष्मा सेफी अभिक्रिया। एक और ध्यान देना, डेल्टा H वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा H यानी इसे बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन
ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसमें नेगेटिव यानी ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। क्यों होता है? इधर ध्यान देना, ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्रियाकारक की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, तभी उत्पाद में कुछ ना कुछ ऊर्जा ऐड करके इन दोनों को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। तो यहाँ उत्पाद माइनस क्रियाकारक, उत्पाद माइनस क्रियाकारक, यही कहलाता है डेल्टा एच। अगर यहाँ पे क्रियाकारक की ऊर्जा यानी ये क्रिया करने वाले इनकी ऊर्जा अधिक है, जैसे मैं इनकी ऊर्जा ले लूँ 5 और इनकी ऊर्जा अधिक है 10, तो माइनस के क्या आएंगे? 5, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? माइनस की, यानी डेल्टा एच हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, दहन। दूसरा याद रखना वर्मी कंपोस्ट, कचरों का कंपोस्ट। ये किसके उदाहरण है? उष्मा सेफी अभिक्रिया की। अगर आपने ये पढ़ा होगा प्रबल अम्ल, अगर आप ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल, और उसके साथ आप जल मिला दो, और आपके पास प्रबल सार है, प्रबल सार है, और उसके साथ भी क्या मिला दो? जल मिला दो, तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? उष्मा सेफी की। और एक उदाहरण और है श्वसन, एक उदाहरण और याद रखना है, श्वसन। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? उष्मा सेफी अभिक्रिया के। एक बार फिर बता रहा हूं, उष्मा सेफी यानी ऊर्जा का क्या होना? उत्सर्जन, यानी उष्मा क्या निकलनी? बाहर निकलनी। जब उष्मा बाहर निकलेगी तो परिवेश में किसकी वृद्धि होगी? ताप में। ये भी पूछा गया है, परिवेश में ताप की वृद्धि होती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर होना चाहिए उष्मा सेफी अभिक्रिया। जैसे A+B कन्वर्ट हो रहे C+D में, जब भी यहाँ राइट हैंड साइड में क्रियाकारक की और उष्मा प्लस में हो तो वहां किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्मा सेफी। और अगर ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्रियाकारक की और अगर माइनस में उष्मा दे रखी है तो भी कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा सेफी अभिक्रिया। और एंथैल्पी परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको केवल इतना ही याद रखना, एंथैल्पी परिवर्तन इसमें क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। क्यों होता है? क्योंकि क्रियाकारक की ऊर्जा अधिक होती है, किससे? उत्पाद से। तो उत्पाद माइनस क्रियाकारक की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो इस प्रकार उष्मा सेफी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे उष्मा शोषी। क्या स्टार्ट करेंगे? उष्मा शोषी। एकदम विपरीत है उष्मा शोषी उष्मा सेफी के। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था उष्मा सेफी में उष्मा का उत्सर्जन, तो इसमें क्या हो जाएगा? उष्मा का अवशोषण। उष्मा का अवशोषण, पहला पॉइंट याद रखना, उष्मा का क्या हो जाएगा? अवशोषण। और दूसरा इसमें याद रखना, जब उष्मा का अवशोषण होगा तो ताप में क्या हो जाएगी? कमी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परिवेश में ताप की कमी हो जाती है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा शोषी। ताप में कमी तो भी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उष्मा शोषी। अभी हमने पढ़ा जैसे एक अभिक्रिया है A+B, ये कन्वर्ट हो रही है C+D में। अगर यहाँ प्लस उष्मा लिखा हुआ आए तो कौन सी अभिक्रिया? उष्मा सेफी। लेकिन यहाँ प्लस की जगह अगर आपको माइनस लिखा हुआ मिले तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर ये माइनस वाला इधर आए यानी A+B, यहाँ आपको लिखा हुआ मिले प्लस उष्मा, कन्वर्ट C+D, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या आएगा? धनात्मक। क्या आएगा? धनात्मक। क्यों आएगा? क्योंकि उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है, यानी उत्पाद माइनस क्रियाकारक, इनकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा डेल्टा एच है जो पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगी। तो एक बार फिर बता देता हूँ, उष्मा शोषी, उष्मा को शोषण करना जिसके कारण ताप में कमी। और कोई भी अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अगर उत्पाद की ओर माइनस उष्मा या माइनस वाला इधर जाएगा तो अभिकारक की ओर प्लस उष्मा लिखा हुआ मिलेगा, और
एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होगा वह कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माशोषी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, और पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दे रखे लिंक से आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।